एक ऐसी जड़ी बूटी, बल्कि सिर्फ उसका बीज, जिसका जिक्र कदीम किताबों में दर्जनों बीमारियों के इलाज के तौर पर मिलता है। तो आज हम इसी पुरअसरार स्पंद के बीज के बारे में बात करने जा रहे हैं और देखेंगे कि एक कदीम तिब्बी किताब इसके बारे में क्या कहती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अस्पंद है क्या चीज और क्यों इसे इतना अहम समझा जाता था। चलें इस सफर का आगाज करते हैं और इस पुरअसरार पौधे की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को समझने का पहला कदम उसकी शनाख्त होती है। तो सबसे पहले आइए इस स्पंद के बीज को आमने सामने देखते हैं। तो देखिए, इसका जो बोटैनिकल नाम है वो है पेगानम हार्माला, लेकिन आम जबान में या यूं कह लें कि रिवायती तौर पर इसे हरमल या अस्पंद कहते हैं। और ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि इसका ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान से है। और हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि इसका जो हिस्सा इस्तेमाल होता है वो इसके बीज हैं। अच्छा, अब इस बीज की खसूसियात को ठीक से समझने के लिए हमें कदीम यूनानी तिब के एक बुनियादी तसव्वुर को समझना होगा, और वो तसव्वुर है मिजाज का। तो ये मिजाज है क्या? देखें, ये असल में किसी भी चीज़ की फितरी तासीर को समझने का एक फ्रेमवर्क है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इससे पता चलता है कि कोई चीज़ जिस्म पर गर्म असर डालेगी या ठंडा, खुश्क असर डालेगी या तर, और यही कदीम तिब की बिल्कुल बुनियाद है। ये जो मिजाज का सिस्टम है इसमें 4 बुनियादी चीज़ें हैं: गरम, सर्द, खुश्क और तर। मतलब गरम चीज़ें जिस्म में हरारत बढ़ाती हैं, सर्दी चीज़ें ठंडक, इसी तरह खुश्क चीज़ें जिस्म से नमी कम करती हैं, जबकि तर चीज़ें नमी बढ़ाती हैं। और यूनानी तिब के मुताबिक अच्छी सेहत इन्हीं चारों के तवाज़ुन का नाम है। तो फिर स्पंद का मिजाज क्या हुआ? इसे तीसरे दर्जे का गरम और दूसरे दर्जे का खुश्क माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कोई मामूली गर्म चीज नहीं, बल्कि इसकी तासीर बहुत बहुत ताकतवर है और इसके असरात भी गहरे और शदीद होते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका मिजाज पता चल गया कि ये गर्म और खुश्क है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कदीम हकीम इसके अफ़ाल यानी एक्शंस के बारे में क्या कहते थे। मतलब ये जिस्म पर करती क्या थी। उसके जो एक्शंस हैं उन्हें हम ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहला ग्रुप जो है वो जिस्म से रुकावटों को साफ करने से मुताल्लिक है, जैसे कि ये पेशाब आवर है यानी डायोरेटिक, महावारी को जारी करता है यानी एमेनेगो, बलगम को निकालता है और हत्ता के पेट की गैस को भी खारिज करता है। तो बुनियादी तौर पर इसका काम जिस्म के रास्तों को खोलना और साफ करना है। इसके जो दूसरे एक्शंस हैं वो इसकी गर्म तासीर को और भी वाज़े करते हैं। देखिए, ये जिस्म में गर्मी पैदा करता है, सूजन को तहलील करता है, मतलब रिजॉल्व करता है, और आंतों के कीड़ों को भी मारता है। और इसके अलावा इसे एफ्रोडीजियाक यानी कुव्वते बा बढ़ाने के लिए और जिस्म को फरबा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो अब जब हमें इसके एक्शंस का अंदाज़ा हो गया है तो असल सवाल तो अब आता है, वो ये कि कदीम हकीम लोग इसे आखिर किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते थे। चलें अब ज़रा तफसील में उतरते हैं। और ये चार्ट तो वाकई काफ़ी हैरानकुन है। देखें, सबसे बड़ा हिस्सा पूरा 40% इसका इस्तेमाल न्यूरोलॉजिकल यानी आसाबी निज़ाम की बीमारियों के लिए था। मतलब ये सिर्फ कोई दर्द या खांसी की दवा नहीं थी, इसका असल फोकस दिमाग और आसाब पर था। उसके बाद दर्द, सोजिश और सांस के मसाइल आते हैं। अगर हम थोड़ी तफसील में जाएं तो अंदाज़ा होता है कि इसे कितने संगीन मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फालिज यानी पैरालिसिस, लकवा, मिर्गी, यहाँ तक कि जुनून और भूलने की बीमारी यानी एमनीशिया में भी। ये इसके ताकतवर असरात की तरफ इशारा करता है। और हाँ, इसके साथ साथ दमा और खांसी जैसे सांस के मसाइल में भी इसे मुफीद समझा जाता था। वही बात, इसकी गर्म तासीर की वजह से इसे शदीद दर्द और सूजन के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अर्के निसा यानी सियाटिका और गठिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल हिस्सी एज़ा यानी सेंसरी ऑर्गन्स तक जाता था। कान के दर्द से लेकर बहरेपन तक के इलाज में उसे शामिल किया जाता था। तो ठीक है, इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता था, इसकी खुराक क्या थी, क्या इसके कोई मुज़र असरात भी थे। आइए अब इसके एक तरह से यूज़र मैनुअल पर नज़र डालते हैं और ये भी देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या इशारे देती है। कदीम किताबों में इसकी जो मिक़दार खुराक लिखी है वो बहुत वाज़ेह है, 2 से 4 माशा। इससे एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि कदीम हकीम इसके ताकतवर असरात से पूरी तरह वाकिफ़ थे और इसीलिए इसके एहतियात से इस्तेमाल पर जोर देते थे। इसका जो नफ़ा ख़ास यानी स्पेशल बेनिफिट बताया गया है वो है बलगमी अमराज के ख़िलाफ़। और ये बात देखें कितनी लॉजिकल है। बलगमी अमराज की तासीर होती है सर्दो तर, और अस्पंद क्या है, गर्म व खुश्क।
تو یہ عین اس کے اپوزٹ کام کر کے چیزوں کو توازن میں لاتا ہے۔ اور یہ ٹیبل قدیم طب کی گہرائی اور حکمت کو دکھاتا ہے۔ مطلب وہ صرف فائدے نہیں جانتے تھے، ان کے پاس ایک پورا سیفٹی سسٹم تھا۔ جیسے اس کا مضر اثر بتایا گیا ہے کہ سر درد ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علاج یعنی مسئلے بھی موجود ہے، سکنجبین۔ اور اگر اسپند نہ ملے تو اس کا بدل یعنی سبسٹیٹیوٹ تخم صداب بھی بتایا گیا ہے۔ کمال ہے نا؟ اور یہاں آ کر قدیم علم اور جدید سائنس ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آج سائنسدانوں نے اسپند میں ہرمین اور ہرملین جیسے طاقتور کیمیائی مرکبات دریافت کیے ہیں، اور یہ وہی الکلائڈز ہیں جن کی وجہ سے اس کے اعصابی نظام پر اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور آج انہی پر تحقیق جاری ہے۔ یہ بھی جاننا دلچسپ ہے کہ اسپند کو صرف اکیلے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ معجون اسپند سوختنی اور حب اسپند جیسے مشہور مرکبات کا مرکزی جز بھی تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم حکیم کمپاؤنڈنگ کے ماہر تھے، وہ جڑی بوٹیوں کو ملا کر ان کے اثرات کو بہتر بنانا جانتے تھے۔ تو اسپند ایک روایتی علاج بھی ہے اور جدید سائنس کے لیے تحقیق کا موضوع بھی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا قدیم کتابیں صرف تاریخ کا حصہ ہیں، یا ان میں آج بھی ایسے راز چھپے ہیں جو مستقبل میں سائنس کے لیے نئے دروازے کھول سکتے ہیں؟